guys, I'm back with the next video which is price elasticity of demand. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कि अगर मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. ओके, हमने प्रीवियस टॉपिक किया था विच वाज डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड. उसके अंदर हमने ये देखा था कि प्राइस में चेंज आने से, इंक्रीज डिक्रीज होने से जो डिमांड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या तो एक्सटेंशन की डायरेक्शन में होती है या कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्शन में होती है. तो इट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, हमें डिग्री के बारे में नहीं पता चलता. तो आज हम देखेंगे कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है. उस चैप्टर में हमने देखा था कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आया. अब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आता है वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्राइस इलास्टिसिटी को हम ED से डिनोट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में चेंज आने से डिमांड के अंदर कितना चेंज आता है वो क्या है? हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको हम माइनस के साइन से डिनोट करेंगे. माइनस के साइन से क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन. एज प्राइस राइजेस डिमांड डिक्लाइन एंड वाइस वर्सा. यही है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस फॉर्मूला को हम किससे डिनोट करते हैं? माइनस के साइन से, विच इंडिकेट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. एंड द नेक्स्ट इज परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो हमारा मेथड है विच इज परसेंटेज मेथड. तो देखते हैं कैसे. यही फॉर्मूला था हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये चेंज कैसे पता लगेगा? चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड. जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? जितना चेंज आया, जितनी हमारी पहले डिमांड थी उसे डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज का क्या लगा देंगे? 100. जैसे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, आपके जितने मार्क्स आए होते हैं, ठीक है, सपोज आपके 300 आए, टोटल कितने थे, कितने में से? 500 में से, और परसेंटेज का क्या लगा देते हो? 100. इसी तरह से निकालते हो. सेम विद दिस कि चेंज कैसे निकालेंगे हम? चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100. सेम विद द प्राइस. चेंज इन प्राइस का परसेंटेज कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस. परसेंटेज का क्या लगा दूंगी? 100, और माइनस का साइन तो आगे था. ठीक है. अब चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज आया है, हमें कैसे पता चलेगा? नई डिमांड में से पुरानी डिमांड माइनस करेंगे. सपोज पहले किसी कमोडिटी की डिमांड 8 थी, अब 10 हो गई है, तो कितना चेंज आया? 2 का. कैसे पता लगा? नई डिमांड में से पुरानी डिमांड माइनस करके 10 में से 8 माइनस करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि डिमांड 2 यूनिट से इंक्रीज हुई है. तो क्या करेंगे? चेंज इन डिमांड को हम कैसे लिखेंगे? Q1 माइनस Q डिवाइड बाय इनिशियल Q. मतलब नई डिमांड में से, डिमांड को हम Q से डिनोट करते हैं, मीन्स क्वांटिटी. Q1 मतलब नई डिमांड, Q मतलब पुरानी डिमांड. नई डिमांड में से पुरानी डिमांड माइनस कर दी और पुराने वाली मतलब इनिशियल डिमांड से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. सारे के डिवाइड में प्राइस के साथ भी यही. चेंज इन प्राइस कैसे पता लगेगा? नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस करेंगे और डिवाइड क्या कर देंगे? पहले वाले प्राइस से. ठीक है, माइनस का साइन था ही आगे, और ये 100 से 100 मैंने क्या कर दिया? काट दिया. ठीक है.
अब Q1 माइनस Q, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 2 आया 10 माइनस 8 2, तो ये जो 2 है वो डेल्टा Q है। डेल्टा मीन्स चेंज, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा Q डिवाइड बाय Q, और इसको क्या लिखेंगे, P1 माइनस P को डेल्टा P डिवाइड बाय P, माइनस का साइन था ही आगे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूं, इसको एज इट इज पड़ा रहने दो, डेल्टा Q डिवाइड बाय Q, और जब ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स में हो जाएगा, डेल्टा P डिवाइड बाय P है, अगर ये डिवाइड में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाय डेल्टा P, माइनस का साइन था ही आगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। जितने भी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड है, P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P, या डेल्टा Q डिवाइड बाय Q इंटू P डिवाइड बाय डेल्टा P। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P डिवाइड बाय Q इंटू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P विद द माइनस साइन। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये एक ही जैसे, ठीक है। तो ये था हमारा परसेंटेज मेथड। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, परसेंटेज मेथड क्या है। ये फॉर्मूला मैंने आपको, आप मीनिंग ही समझ सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वही फॉर्मूला है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस विद द माइनस साइन, ठीक है। इसी को मैंने आगे फॉरवर्ड देखा है, देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100, कि आप कैसे अपने परसेंटेज निकालते हो। प्राइस के साथ भी मैंने यही किया, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, जो चेंज आया उसको ओरिजिनल डिमांड, और जो प्राइस में चेंज आया उसको ओरिजिनल प्राइस से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब चेंज को हम कैसे दिखाएंगे, नई डिमांड में से पुरानी डिमांड माइनस करके, पुरानी डिमांड से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। और प्राइस के अंदर चेंज का परसेंटेज कैसे निकाला मैंने, नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस करके पहले वाले प्राइस से क्या कर दिया, डिवाइड। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब Q1 माइनस Q, मैंने अभी आपको बताया कि अगर पुरानी डिमांड 8 है, नई डिमांड 10 है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितना चेंज आया। नई डिमांड में से पुरानी डिमांड माइनस किया, Q1 माइनस Q, तो जो हमारा 2 आया वो क्या है, हमारा डेल्टा Q। चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो Q1 माइनस Q को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा Q डिवाइड बाय इनिशियल Q, ठीक है। तो P1 माइनस P, मतलब नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस करने पे जो भी प्राइस आएगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा P से, डिवाइड बाय P, डिवाइड बाय P, ठीक है। नेक्स्ट, अब डेल्टा Q डिवाइड बाय Q एज इट इज लिखा हुआ है, डेल्टा P डिवाइड बाय P इस सारे के डिवाइड में है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाय डेल्टा P। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला परसेंटेज मेथड, मींस डिग्री कैलकुलेट करने का, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया है, वो कैसे पता लगता है हमें, परसेंटेज मेथड से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So the next topic is डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिग्री हैं वो 2 हैं। फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा, मतलब स्लाइटली चेंज, थोड़ा सा चेंज आने से अगर डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, डिमांड इनफाइनाइट कम हो जाएगी, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो डिमांड इनफाइनाइट इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, अगर गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, सपोज उसका प्राइस है 40,000, ठीक है, अगर ये प्राइस इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा भी बढ़ गया, तो जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो गोल्ड नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड क्या होगी, इनफाइनाइट चेंज होगी। बट अगर वही मान लो 40,000 से 42 या 45,000 हो जाता है, ठीक है, तो इनफाइनाइट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो नहीं खरीदेंगे। वो क्या करेंगे, जब प्राइस इसका कम होगा, जब सोने का प्राइस कम होगा तब हम उसको खरीद लेंगे। बट अगर वही 40,000 से गोल्ड कम होके 35,000 हो जाता है, तो जिन लोगों को नहीं भी ज़रूरत वो भी खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि कल को इसका प्राइस कहीं इंक्रीज ना हो जाए,
ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी जितना प्राइस का चेंज यहाँ आया उतना ही यहीं चेंज आया। अगर 5000 से बढ़ा तो डिमांड इनफाइनाइट कम होगी, और अगर 5000 से कम हुआ गोल्ड का प्राइस तो डिमांड इनफाइनाइट इंक्रीज हो गई। तो इसे क्या बोला जाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इसे ऐसे भी लिखा जाएगा, ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही पूछा जाए कि डिग्रीज लिखिए, ऐसे भी आएगा ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट को एक्सप्लेन कीजिए। तो ईडी इनफाइनाइट कब होती है, जब डिमांड हमारी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आपको डायग्राम इसका बना के दिखाते हैं, उसके बेस पे इसका एक और क्वेश्चन बनता है। फिर से बता रही हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना मत भूलिए, ठीक है। प्राइस ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो चेंज था प्राइस के अंदर, वो डिमांड से अगर कंपेयर करें तो हम ग्राफ में प्लॉट नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हम प्राइस दिखा रहे हैं 2-4 से चेंज या 2000-4000 से चेंज, और डिमांड हमारी इनफाइनाइट चेंज हो रही है। तो इसीलिए वो स्लाइटली सा जो प्राइस में चेंज है मैं वो यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। सपोज किसी कमोडिटी का प्राइस 4 से 5 या 5 से 7 हुआ है, तो डिमांड मेरी पहले 2, 4, 6, मतलब इतनी क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। और ये पता नहीं कितनी इंक्रीज हुई या कितनी डिक्रीज हुई, या तो इनफाइनाइट इंक्रीज हो गई, स्लाइटली सा यहाँ प्राइस में चेंज आया तो इनफाइनाइट इंक्रीज हो गई, या थोड़ा सा बढ़ा या थोड़ा सा कम हुआ, प्राइस बढ़ने पे डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइस कम होने पे डिमांड डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो वो चेंज हम यहाँ नहीं दिखाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं। तो ये जो चेंज आया वो इनफाइनाइट है, तो इसे क्या बोला जाएगा, ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो एक और इस क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है कि डिमांड कर्व कौन से केस में हॉरिजॉन्टल होती है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, इससे भी पूछा जा सकता है। तो उस केस में भी आप क्या एक्सप्लेन करोगे, व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। जब डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती है उस केस में ईडी तो इनफाइनाइट होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, या हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होती है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। And the next degree is perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand क्या है, प्राइस में चेंज आने से जब डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी जो हमने प्रीवियस डिग्री देखी उसके अंदर क्या था, प्राइस में स्लाइटली सा चेंज आने से भी डिमांड या तो इनफाइनाइट इंक्रीज हो जाती है या इनफाइनाइट डिक्रीज हो जाती है। इसके अंदर क्या है कि प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल सोल्ट, अब ये तो है नहीं, नमक अगर सस्ता हो गया तो हम ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे। भाई सब्जी में 1 चम्मच की जरूरत है, भाई सस्ता है तो क्या करो 2-3 चम्मच डाल दो, तो क्या है, सस्ता ही तो है, ज्यादा खाने में क्या जाता है, ऐसा तो नहीं कर सकते। या नमक अगर महंगा हो जाए, भाई आधे चम्मच से ही सार लो, नमक तो महंगा हो गया, ऐसा भी नहीं करते हम। ये जितनी हमें नमक की जरूरत है हम उतना ही खाते हैं, चाहे नमक का प्राइस बढ़ जाए चाहे नमक का प्राइस कम हो जाए, हमारे डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो कौन सी डिमांड होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज ऑन डिमांड। डायग्रामेटिकली देखते हैं। ठीक है, जब सॉल्ट का प्राइस 2 था तब मैं उसके 4 यूनिट खरीद रही थी, जब उसका प्राइस 4 हो गया मैं तब भी उसके 4 ही यूनिट खरीद रही हूँ, प्राइस उसका 6 हो गया तब भी मैं उसके 4 ही यूनिट खरीद रही हूँ। ठीक है, तो देखिए प्राइस चेंज होता गया बट जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या है, कांस्टेंट, पैरेलल टू y एक्सिस ED इज इक्वल्स टू 0। पहले की तरह इसके अंदर भी यही है कि इसको हम सिर्फ ये नहीं पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या है, उसके अंदर ऐसे भी आ सकता है कि ED इज इक्वल्स टू 0 को एक्सप्लेन करो, या वो कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिमांड कर्व है या ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके अंदर डिमांड कर्व पैरेलल टू y एक्सिस होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है और ED इज इक्वल्स टू
जीरो है, और ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। किस केस में, जब डिमांड कर्व क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये कह दे कि जो सोल्ट है, मैंने बोला कि सोल्ट की डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर कोई ये कह दे कि सोल्ट का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, अब ये तो है नहीं कि अगर नमक का प्राइस 20 है तो बढ़ के 2000 हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर द नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। ये वो ऐसी जरूरी चीजें हैं जो हर किसी को चाहिए, तो इनका प्राइस कभी इतना चेंज नहीं होगा कि इसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कहलाए, ना कि परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है। Okay, the next and the most important topic of this chapter is factors affecting price elasticity of demand. बहुत ज़्यादा important question है और हमेशा ये long questions में आता है। ठीक है, तो देखते हैं nature of commodity. Commodity दो तरह की, first one necessity and luxury. अगर आपको डिग्रीज याद हो, मैंने आपको दो तरह की डिग्री बताई है अभी, एक तो मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। तो इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताना है कि किस कमोडिटी की किस फैक्टर की इलास्टिसिटी क्या होगी। तो नेसेसिटी गुड्स, सॉल्ट, ऑयल, मैच बॉक्स, इनका प्राइस बढ़ने पे हमारी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इनकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, इनइलास्टिक। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए असेंशियल हैं, नेसेसिटी हैं, तो इनका प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इनइलास्टिक। तो नेसेसिटी गुड की इलास्टिसिटी क्या हो गई, इनइलास्टिक। ठीक है। लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी, एयर कंडीशनर, प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इफेक्ट पड़ा, तो जब इफेक्ट पड़ता है प्राइस में चेंज आने से डिमांड के ऊपर, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऐसे गुड जिसका मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। ठीक है। अगर टी का प्राइस ज्यादा हो गया तो हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो टी की डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी, कॉफी। तो टी की डिमांड के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हुई, इलास्टिक। ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल सिगरेट, ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, अब सिगरेट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका प्राइस चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, इनइलास्टिक। तो आप क्या लिखोगे, जिसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है द इलास्टिसिटी विल बी इलास्टिक, और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है देन इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल यूजेस, ऐसे गुड्स जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, हम एयर कंडीशनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स इसके क्या है, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए लाइट को यूज़ करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइस अगर लाइट का बढ़ा, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, इफेक्ट पड़ा। ठीक है। तो इसलिए इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर इलास्टिक। इट मीन्स इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि प्राइस में चेंज आने से उसके यूजेस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। और अगर ऐसा गुड जिसका मार्केट के अंदर यूज ही एक है, तो उसका प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, हम क्या करेंगे, डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिमांड उतनी ही करेंगे जितनी हम पहले कर रहे थे, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अब इसके अलावा हम कुछ और तो यूज कर नहीं सकते, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, हमें तो चाहिए, हम तो खरीदेंगे। देन इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक। नेक्स्ट इज पोस्टपोनेंट ऑफ यूजेस। अब
अगर हम किसी कमोडिटी के यूज को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होगी, और अगर हम उसके यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकते तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिर दर्द हो रहा है, अभी लेट्स एज्यूम, मैंने कह रही हूँ हो रहा है, एज्यूम करो कि आपका सिर दर्द हो रहा है। आप ये कहो भाई अभी तो टेबलेट बहुत महंगी है, परसों या 2 दिन बाद सस्ती हो जाएगी, मैं तब खरीदूंगा उसको, तब लूंगा। इज इट पॉसिबल? आप 2 दिन तक अपना सिर दर्द तो लेके नहीं बैठ सकते हो। तो अभी हम क्या है, उसके यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। आपको अभी चाहिए, इट मीन्स अभी चाहिए, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो। तो इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक। याद रखिए, प्राइस में चेंज आने से अगर डिमांड के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इनइलास्टिक। और प्राइस में चेंज आने से अगर डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ा देन इलास्टिसिटी विल बी इलास्टिक और मोर इलास्टिक। गॉट माई पॉइंट? तो अगर आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, नहीं भाई अभी चल जाएगा, हम इस चीज को, इस कमोडिटी को इन फ्यूचर देखते हैं, फिलहाल अभी इसका प्राइस ज्यादा है, पोस्टपोन कर दिया उसके यूज को, देन इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक। क्योंकि प्राइस के ऊपर, प्राइस में चेंज आने से डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि आपने खरीदी नहीं, डिमांड एकदम से इनफाइनाइट क्या हो गई, कम हो गई। आपकी तरह बहुत से लोगों ने नहीं खरीदी तो डिमांड बहुत कम हो गई, तो इलास्टिसिटी विल बी inelastic, oh sorry, more elastic. And the next point is income level of the buyer. बायर की इनकम अगर हाई है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर बायर की इनकम लो है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरी इनकम हाई है देन इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक। कैसे? अगर इनकम ज्यादा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर कोई कमोडिटी मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे उसका प्राइस ज्यादा हो चाहे उसका कम हो। अगर कोई हम कमोडिटी नहीं खरीदते हैं तो उसके सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं। बट अगर मेरी इनकम ज्यादा है, मेरे पास पैसे हैं, तो उसका प्राइस अगर ज्यादा हो चाहे कम हो मैं खरीदूंगी, देन इलास्टिसिटी विल बी लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक, क्योंकि मेरा इनकम लेवल हाई है। तो अगर इनकम लेवल आपका ज्यादा है देन इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक। बट अगर आपकी इनकम कम है तो आपको फर्क पड़ेगा। अगर कमोडिटी का प्राइस ज्यादा हो गया तो आप लेने से पहले सोचोगे कि नहीं इसका प्राइस ज्यादा है, हो सकता है कि मैं इसको यूज ना करूं या इसका यूजेस मैं कम कर दूं। डिमांड के ऊपर फर्क पड़ गया क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा हुआ, आपकी इनकम उतनी और ज्यादा नहीं बढ़ी, उतनी आपकी कम इनकम थी, इनकम बढ़ी नहीं, कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, तो आपकी उस कमोडिटी के यूजेस पे इफेक्ट पड़ा, डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ा, देन इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक या इलास्टिक। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 5 पॉइंट्स थे। नेचर ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, मल्टीपल यूजेस, पोस्टपोनेंट ऑफ यूजेस एंड इनकम लेवल ऑफ बायर। सभी के अंदर ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी बतानी है। ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्राइस में चेंज आने से डिमांड के ऊपर चेंज आ जाए तो इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक, और अगर चेंज ना आए देन इलास्टिसिटी विल बी लेस इलास्टिक। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करना किसी कंज्यूमर की हैबिट बन चुकी है देन इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था सिगरेट का, देखते हैं। अगर सिगरेट कंज्यूम करना किसी कंज्यूमर की हैबिट बन चुकी है, ठीक है, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी हैबिट है सिगरेट को कंज्यूम करना, चाहे प्राइस ज्यादा हो चाहे कम हो, वो सिगरेट कंज्यूम करेगा ही करेगा। इट मीन्स सिगरेट वो परचेज करेगा ही करेगा, उसकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो द इलास्टिसिटी विल बी लेस इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी। आप अपनी इनकम का कितना पार्ट किस कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करते हो, उसके बेस पे हम इलास्टिसिटी देखते हैं। सपोज आप अपनी इनकम में से थोड़े से पैसे सोल्ट परचेज करने में लगा दिया, ठीक है, और बाकी आपने एयर कंडीशनर परचेज करने में लगाया, या कह लो गोल्ड परचेज करने में लगा।
जहां आप अपनी इनकम का छोटा पार्ट खर्च कर रहे हो, सोल्ट का प्राइस अगर बढ़ेगा या कम होगा तो आपकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सोल्ट की डिमांड उतनी ही करोगे जितनी आप पहले कर रहे थे, क्योंकि जहां आप 10 रुपए दे रहे थे सोल्ट के लिए, अगर वहां आप 20 या 25 रुपए दोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप जहां पे 40 से 50 हजार लगा रहे हो उसके प्राइस में चेंज आया तो आप खरीदने से पहले क्या करोगे, सोचोगे। हो सकता है आप अपनी डिमांड को कम कर दो, जहां आपने 2 एसी लेने थे वहां आप 1 एसी लोगे। जहां आपको ज्यादा गोल्ड खरीदना था, आप ये सोच के कि इन फ्यूचर इसका प्राइस सस्ता हो जाए तो अभी आप कम खरीद लो, या हो सकता है खरीदो ही ना। जहां आपकी डिमांड के ऊपर फर्क नहीं पड़ा वहां पे इलास्टिसिटी क्या हो गई, इनइलास्टिक। बट जहां पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर फर्क पड़ा तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, मोर इलास्टिक या इलास्टिक, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप अपनी इनकम का अगर स्मॉल पार्ट कहीं खर्च कर रहे हो तो इलास्टिसिटी विल बी लेस इलास्टिक। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट कहीं खर्च कर रहे हो देन इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक। नेक्स्ट इज प्राइस लेवल। सिंपल कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है, सेम बस थोड़ा सा पॉइंट अलग है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, पॉइंट खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है खुद को। प्राइस लेवल क्या होगा, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है देन इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक। क्यों, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा हुआ तो आपकी डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा। हो सकता है आप कम खरीदो ही ना, या फ्यूचर के लिए आप उसको एक बार पोस्टपोन कर दो इस एक्सपेक्टेशन पे कि हो सकता है इन फ्यूचर प्राइस कम हो जाए। फिलहाल उसकी जो एट प्रेजेंट उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है देन इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम है, डजंट मैटर, थोड़ा सा प्राइस अगर बढ़ गया, वो हमारे लिए अगर असेंशियल है तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, देन इलास्टिसिटी विल बी इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। एंड द नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। 2 तरह का टाइम पीरियड अगर हम यहाँ कंसीडर करें, शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड, अगर मैं आपके इसी हैबिट ऑफ कंज्यूमर पॉइंट को दोबारा लेके चलूं, आपको ये कहा जाए कि आपको भी सिगरेट महंगी हो गई, आप अब से पीना छोड़ दो, इज इट पॉसिबल? अगर वो आपकी हैबिट बन चुका है तो आप उसको शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। देन इलास्टिसिटी विल बी लेस इलास्टिक, क्योंकि वो हैबिट है, इतने कम टाइम में आपके लिए उसको छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो प्राइस बढ़े चाहे कम हो आप उसको परचेज करोगे ही करोगे। बट अगर आपको टाइम पीरियड दिया जाए या आप खुद उसको छोड़ना चाहो, ठीक है, तो मान लो 6 महीने, साल, 3 महीने, वट एवर, एक लॉन्ग टाइम पीरियड। वैसे तो लॉन्ग टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर ही होता है, ठीक है। तो आपको अगर टाइम दिया जाए, लॉन्ग टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कि 1 साल बाद आप सिगरेट क्या छोड़ सकते हैं धीरे धीरे, वट एवर ट्रीटमेंट से या जो भी आप उसके लिए सब्सटीट्यूट लो। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होगा, हमारी वो हैबिट अगर नहीं रहती है तो सिगरेट हम नहीं खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, आपने खरीदा ही नहीं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी विल बी मोर इलास्टिक और इलास्टिक। सो ये थे हमारे पॉइंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमने देखे सारे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।